हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न 2 सेशन आपको भेज दिया हूं। वन जीवन संसाधन से 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है बहुविकल्पी का। तीसरा सेशन छोटा सा जाएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का। इसमें आपको करना क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों को सेट करके बड़ा कर देना है। तो एक आपके लिए आधार प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस आधार को मानकर बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें सेट कर करके उत्तर को बड़ा बना देना है। इस सेशन में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ये भूगोल के पाठ 2 का है। भूगोल के पाठ 2 वन एवं वन जीव संसाधन से 2 सेशन बहुविकल्पी के पहुंच गए हैं। ये तीसरा सेशन जा रहा है। तो चलिए बिना देरी लगाए हम आ जाते हैं टॉपिक पे। जैव विविधता क्या है, मानव के लिए इसका क्या महत्व है। जैव विविधता क्या है, मानव के लिए इसका क्या महत्व है। तो चलिए भाई अब इसकी व्याख्या देखें। पहले देखें जैव विविधता है क्या। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता का अर्थ देख लेते हैं। जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण के ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। फिर से एक नज़र इस पर डालें और सेशन को 2-3 बार देखेंगे, तब आप बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में सामंजस्य बिठा पाएंगे, तभी आप लिख पाएंगे। 2-3 बार सेशन को, बहुविकल्पी सेशनों को, दोनों सेशन को देखना है। फिर ये लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 2-3 बार देखना है, तब आप उन प्रश्नों को इसमें सेट कर पाएंगे। तो चलिए फिर से दोबारा देखते हैं। जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पतियों एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती हैं। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। अब मानव जीवन के लिए महत्व क्या है। प्रश्न में 2 पार्ट दिया गया है। तो एक तो हो गया जैव विविधता का अर्थ, और दूसरा हो गया मानव जीवन के लिए महत्व। तो मानव जीवन के लिए महत्व, चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। मानव अपनी उत्पत्ति काल से ही
विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। फिर से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव अपनी उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दूसरा, जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति। जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। चलिए भाई इस कथन की व्याख्या देखते हैं। किसी प्रदेश के जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध होता है। प्राकृतिक वनस्पति से जीव जंतुओं को न केवल भोजन ही प्राप्त होता है, अपितु एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास भी सुलभ होता है। वास्तव में यह जीव जंतु जहाँ पर भी अपना रैन बसेरा बना लेते हैं, वहाँ के पारतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र विचरण करते हैं, परंतु जीव जंतुओं की प्रत्येक जाति जलवायु दशाओं में सीमित परिवर्तनों को ही सहन कर सकती हैं। उनकी शारीरिक संरचना, रंग रूप, भोजन की आदतें आदि सभी उनके प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या फिर से देखते हैं। किसी प्रदेश के जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पतियों में गहन संबंध होता है। प्राकृतिक वनस्पति से जीव जंतुओं को न केवल भोजन ही प्राप्त होता है, अपितु एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास भी सुलभ होता है। वास्तव में यह जीव जंतु जहाँ पर भी अपना रैन बसेरा बना लेते हैं,
वहाँ के पारतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र विचरण करते हैं, परंतु जीव जंतुओं की प्रत्येक जाति जलवायु दशाओं में सीमित परिवर्तन को ही सहन कर सकती हैं। उनकी शारीरिक संरचना, रंग रूप, भोजन की आदतें आदि सभी उनके प्राकृतिक पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास की कारक हैं? प्रश्न 3 है, मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास की कारक हैं? अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। आगे चलते हैं व्याख्या पे। और भाई सेशन को बार बार बोल रहा हूँ, जब तक 2-3 बार देखोगे नहीं समझ में आएगा नहीं। बहुविकल्पी को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार इसको देखिए, बस पूरा पाठ आपको कंठस्थ हो जाएगा और बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें आप सेट कर ले जाएंगे। और जो एक साथ पूरा पाठ भेजा था उसमें आपकी कमेंट आ रहे थे कि सेशन छोटे करके भेजिए, तो मैं रेगुलर रोज़ भेज रहा हूँ पर छोटा सेशन करके। तो आप रोज़ का रोज़ देखते जाइए, मन मस्तिष्क में बैठाते जाइए, नोटबुक में लिखते जाइए। और साथ में यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग ही सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं। शेयर करें वीडियो को, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको उत्साहित करें और उनको ये समझाने का प्रयास करें कि इस चैनल से सामाजिक विज्ञान की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, कम समय में अच्छा ज्ञान मिल पा जाएगा और उस ज्ञान में आगे चल के हम कक्षा 11 और 12 दोनों का सेशन इसमें बढ़ाएंगे, तो भी लाभ आपके लिए लाभदायक होगा। कोई कंपटीशन, किसी नौकरी के लिए आप दौड़ करेंगे, उसमें भाग लेंगे, तो उस वक्त भी ये हमारा विषय उनके लिए काम देगा, उनके जीके का काम करेगा। तो इस आधार पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव ने, तीसरा प्रश्न की व्याख्या है, तीसरे प्रश्न की व्याख्या है, मानव ने अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के अनेक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। इसी कारण मानव ने वन और वन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों एवं वन्य जीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जैव विविधता का विनाश और भी अधिक तीव्र गति से हुआ। कृषि के अतिरिक्त मानव ने बड़े बांध और आवास भी बनाए हैं। उनके इस उपयोग से भी जैव विविधता का ह्रास हुआ है। अतः मानव अन्य सभी कारकों की अपेक्षा जैव विविधता के
ह्रास एवं विनाश के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी है। फिर से व्याख्या को देखें भाई। मानव ने अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के अनेक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। इसी कारण मानव ने वन और वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों एवं वन्यजीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जैव विविधता का विनाश और भी अधिक तीव्र गति से हुआ। कृषि के अतिरिक्त मानव ने बड़े बांध और आवास भी बनाए हैं। उनके इस उपयोग से भी जैव विविधता का ह्रास हुआ है। अतः मानव अन्य सभी कारकों की अपेक्षा जैव विविधता के ह्रास एवं विनाश के लिए अपेक्षा से अधिक उत्तरदायी है। अब ये प्रश्न चौथा है भाई, तीसरा लिखा है पर प्रश्न को चौथा कर लेना। ये चौथा प्रश्न है। 3 तो हम आपको बता चुके हैं, नंबरिंग गलत है। चौथा प्रश्न, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तो चलिए चिपको आंदोलन क्या है इसकी व्याख्या करते हैं। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा हिमालय क्षेत्र में किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते। यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक मानकीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। फिर से ये जो लिखा है क्या की है, चलिए अब फिर से इसकी व्याख्या देखें। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें काटने नहीं देते हैं। यह आंदोलन वनों वृक्षों की कटाई रोकने में सफल हुआ। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक मानकीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये प्रश्न 4 जो लिखा है, ये प्रश्न 5 है भाई। जो प्रश्न 4 लिखा है इसको प्रश्न 5 मान लेना। प्रश्न 5,
5वां प्रश्न क्या है? वन और वन जीव संरक्षण में सहयोगी रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न 5 में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। तो प्रश्न 5 वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में प्रकृति एवं उसके तत्वों के प्रति प्रकृति एवं उसके तत्वों के प्रति आस्था पूजा सदियों से पुरानी परंपरा रही है। शायद इन्हीं विश्वासों के कारण विभिन्न वनों को मूल एवं कौमारी रूप में आज भी बचाकर रखा है। शायद इन्हीं विश्वासों के कारण विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार रूप में आज भी बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन कहते हैं। जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट या देवी देवताओं के वन कहते हैं। भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र समझकर उनके सम्मान और संरक्षण के लिए एक रिवाज बना दिया गया है। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र समझकर उनके सम्मान और संरक्षण के लिए एक रिवाज बना दिया गया है। आगे इसकी व्याख्या देखें। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ जैसे पीपल, बरगद, महुआ पेड़ आदि की पूजा करते हैं। आज नहीं, आदि। फिर से लाइन सुन लें भाई, ध्यानपूर्वक फिर से लाइन सुने। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ जैसे पीपल, बरगद, महुआ पेड़ आदि, ये आदि है। जैसे कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ जैसे पीपल, बरगद, महुआ का पेड़ आदि है। तो अब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि पूजा करते हैं। तुलसी और पीपल के वृक्ष देव निवास कर समझे जाते हैं। तुलसी और पीपल के वृक्ष देव निवास समझे जाते हैं।
विभिन्न धार्मिक आयोजनों में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। इसी प्रकार बंदर, लंगूर आदि की उपासना करते हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज के गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और भौंरों के झुंड हैं, जो वहाँ के अभिन्न अंग हैं। यहाँ इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता तथा उनका संरक्षण किया जाता है। अतः हिंदू एवं विभिन्न जातियां समुदायों द्वारा ऐसे अनेक धार्मिक परंपराएं हैं जिनके द्वारा वन और वन्यजीव संरक्षण में रीति रिवाज सहयोग प्रदान करते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। 5 नहीं है, प्रश्न नंबर 6 है भाई। ये प्रश्न नंबर 6 है, समझिए। विभिन्न पौधों तथा प्राणियों की श्रेणियों में विभाजित कीजिए। विभिन्न पौधों तथा प्राणियों को श्रेणियों में विभाजित कर समझाइए। प्रश्न नंबर 6, विभिन्न पौधों तथा प्राणियों को श्रेणियों में विभाजित कर समझाइए। चलिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार विभिन्न पौधों तथा प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। फिर से, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार विभिन्न पौधों तथा प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए भाई, पहला है सामान्य प्रजातियां। सामान्य
प्रजातियां। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को स्थान दिया जाता है। इस श्रेणी में उन प्रजातियों को स्थान दिया जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे साल, चीड़ तथा कृंतक जीव इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जातियां। इस श्रेणी में उन जातियों को शामिल किया गया है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। माना यह गया है कि जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, या वह परिस्थितियां आगे भी जारी रही, तो उनका जीवित रहना कठिन है, या वो परिस्थितियां आगे भी जारी रहीं तो उनका जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के तौर पर काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, संघाई तथा शेर, बिना पूंछ वाला बंदर इत्यादि इस प्रकार की जीव प्रजातियां हैं। अगला देखते हैं। अगला है सुभेद जातियां। इस श्रेणी के जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है। इस श्रेणी के जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां आज नहीं बदली गई। याद नहीं है, ये आद है। आज ये याद नहीं है, आज है। इस श्रेणी के जीवों की संख्या लगातार कम हो रही है। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां आज नहीं बदली गई, तो उनकी संख्या घटती जाएगी और उनके संकटग्रस्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इन्हें असुरक्षित प्रजाति भी कहा जाता है। भारत में नीली भेड़, एशियाई हाथी, भारत में नीली भेड़ है, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इसी श्रेणी की प्रजातियां हैं। अब आगे देखते हैं। दुर्लभ जातियां। इन जातियों की संख्या अत्यंत कम है।
इन जातियों की संख्या अत्यंत कम है अथवा विलुप्त है। इन्हें प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जाता है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। इन जातियों की संख्या अत्यंत कम है अथवा विलुप्त है। इन्हें प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जाता तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। अब आगे आ जाएं। स्थानिक जातियां प्राकृतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में प्राकृतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जीव प्रजातियों को स्थानीय जातियां कहा जाता है। अंडमानी चील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन अस्थानिक, ये अस्थानिक है। अस्थानिक जातियों के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लुप्त जातियां। लुप्त जातियों को देखें। लुप्त जातियां, लुप्त जातियों से तात्पर्य उन प्रजातियों से है जो अपने प्राकृतिक आवासों पर खोजे जाने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। वस्तुतः यह प्रजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों में विद्यमान नहीं हैं। ऐसी प्रजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। अब अगला प्रश्न आ जाए। प्रश्न छठा है ये। प्रश्न 6 नंबर नहीं पढ़ा है। प्रश्न 6, बाघ परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। बाघ परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए भाई, बाघ परियोजना पर एक टिप्पणी शुरू करते हैं। वन्य जीवों में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जीव है। वर्ष 1973 में अधिकारियों ने पाया कि बाघों की कुल संख्या घटकर 1827 रह गई, जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में 55,000 थीं। 55,000 थीं। इस ह्रास का कारण उनको मारकर उनके शारीरिक अवशेषों की तस्करी करना, आवासीय स्थलों का संकुचन, भोजन के लिए अन्य जंगली जिलों की संख्या में लगातार कमी का आना तथा मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि है।
बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। बाघों की संख्या के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में की 1973 में हुई 1973 में हुई। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, कलात्मक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए बाघों की आबादी को बेहतर रखरखाव की सुविधाएं प्रदान करना है। आरंभ में यह बाघ परियोजना अत्यंत सफल रही। क्योंकि बाघों की संख्या वर्ष 1985 में बढ़कर 4002 तथा वर्ष 1989 में 4334 हो गई, किंतु वर्ष 1993 में पुनः इसकी संख्या में कमी आई। इस वर्ष इसकी संख्या 3600 रह गई, 3600 रह गई। भारत अकेला पूरे विश्व के 70% बाघों का संरक्षण, बाघों है भाई, ये बाघों है, बाघों का संरक्षण करता है। भारत अकेला पूरे विश्व के 70% बाघों का संरक्षण करता है। वर्ष 2006 में बाघों की संख्या घटकर 1411 हो गई, जो वर्ष 2014 में 2226 हो गई और कच्चे आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बाघों की संख्या 4500 है। भारत में आज 50 बाघ रिजर्व हैं, पर ये किताबी आंकड़ा है और परफेक्ट आंकड़ा है 54। भारत में 54 बाघ रिजर्व हैं। किताब में 50 दिया गया है, पर आप 54 समझ के चलिएगा, करंट में 54 हैं। भारत में 50 बाघ रिजर्व हैं। वनों का संरक्षण एक जीव मात्र को बचाना नहीं है। वनों का संरक्षण एक जीव मात्र को बचाना नहीं है, बल्कि इससे जैव संरचना को संरक्षण किया जा रहा है। इससे जैव संरचना को संरक्षण किया जा रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नामरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इतिहास प्रमुख टाइगर रिजर्व के उदाहरण हैं। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये प्रश्न नंबर 7 है, बस एक आगे बढ़ाते चलिए भाई। प्रश्न नंबर 7, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राण जात के ह्रास के कारण हैं।
ये हास नहीं है, हास है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पत जात और प्राण जात के ह्रास के कारण हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पहले दे चुका हूँ, तो आपको बता दे रहा हूँ कि बहुविकल्पी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। और केवल प्रश्न की प्रकृति चेंज है, उत्तर लमसम लगभग वही रहेगा। तो इसको हम थोड़ा जल्दी में इसकी व्याख्या सुनाएंगे, ध्यान से सुनिए। मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के अनेक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। इसी कारण मानव ने वन एवं वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों एवं वन्यजीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वनडे वन की और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि, जैव विविधता का विनाश और भी तीव्र गति से हुआ। कृषि के अतिरिक्त मानव ने बड़े बांध और आवास भी बनाए। उनके इस उपयोग से देश जैव विविधता का हादसा हुआ। अतः मानव अन्य सभी कारणों की अपेक्षा जैव विविधता के हार एवं ह्रास एवं विनाश के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी है। फिर से सुन लें। मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के अनेक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। इसी कारण मानव ने वन एवं वन्यजीवों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों एवं वन्यजीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वनडे वन की और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि, जैव विविधता का विनाश और भी अधिक तीव्र गति से हुआ। कृषि के अतिरिक्त मानव ने बड़े बांध और आवास भी बनाए हैं। उनके इस उपयोग से देश जैव विविधता का हादसा हुआ। अतः मानव अन्य सभी कारकों की अपेक्षा जैव विविधता के ह्रास एवं विनाश के लिए अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी है। तो चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का यहाँ पे समापन करेंगे। आपको फिर से याद दिलाते हैं कि आप 2, 3 बार, 4 बार सेशन को देखें, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखें, उसके हमने लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखें। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको एक केवल आधार प्रस्तुत किया हूँ, इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं किया हूँ, क्योंकि आप बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़कर इसकी और अच्छी तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं और अच्छा आप लिख सकते हैं। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सेशन को बार बार देखें और नोटबुक में लिखें भी। चलिए भाई, अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।